हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और अधिगम के बारे में, अधिगम की जो थ्योरी है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशन देख लिया था। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के प्रकार। ठीक है, जो भी बच्चे खासतौर से बीएड कर रहे हैं, जिनका बीएड का एग्ज़ाम होना है, वो अच्छे से देखेंगे। और नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अधिगम के प्रकार स्टार्ट करते हैं। अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रीज़न से अधिगम को या लर्निंग को कई प्रकारों में बांटा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बता दिया कि अधिगम के ये प्रकार है। किसी आधार पर अधिगम के 3 प्रकार हैं, किसी आधार पर अधिगम के 10 प्रकार हैं। तो अलग अलग आधारों पर जो है अधिगम के प्रकार बताए गए हैं। तो हम सारे आधार देखेंगे और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि अधिगम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो अधिगम को अनेक प्रकारों में विभक्त किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो सबसे पहले देखेंगे कि अधिगम किए जाने वाले यानी सीखने वाले जो कार्य है, उसकी प्रकृति, या जो हम कार्य सीखना चाहते हैं या सीखने जा रहे हैं, उसके नेचर या उसकी प्रकृति के आधार पर हम सीखने को या अधिगम को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं? तो 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? शाब्दिक अधिगम हो गया, गत्यात्मक अधिगम हो गया, और समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, शाब्दिक यानी कि वर्बल, गत्यात्मक यानी कि मोटर, और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। शाब्दिक अधिगम में क्या होता है? शाब्दिक से तात्पर्य होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, शब्द भंडार हो गया, जो शब्दों से रिलेटेड हो, जैसे कि भाषा कौशल या भाषाई विषय वस्तु, मतलब जहाँ पर शब्दों का यूज़ हो। ठीक है, शब्द से तात्पर्य हो गया, शाब्दिक से तात्पर्य हो गया जहाँ पर शब्द का यूज़ होता हो। फिर है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम क्या होगा? गत्यात्मक यानी कि गति, मोटर। ठीक है, तो गति कहाँ से होती है? शरीर के अंगों के संचालन में। ठीक, या शारीरिक जो कौशल है उनमें निपुणता अर्जित करने से मतलब है गत्यात्मक का। ठीक है, यानी कि शरीर के अंगों का संचालन या शारीरिक जो भी कौशल होते हैं उनमें निपुणता प्राप्त करना, जैसे नृत्य करना, ये भी गत्यात्मक में आ जाएगा। कार चलाना, घुड़सवारी करना, व्यायाम करना, ये सब किस में आएंगे? गत्यात्मक कौशल में आएंगे, या गत्यात्मक जो सीखना का प्रकार है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, समस्या समाधान यानी समस्याओं का समाधान। तो जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के तरीकों को सीखना, यही समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 अधिगम देख लिया। शाब्दिक अधिगम हो गया, यानी कि जो शब्दों उसको सीखना, भाषाओं वगैरह को सीखना, भाषा में जो है निपुणता प्राप्त करना, ये शाब्दिक के अंतर्गत आ गया। गत्यात्मक में क्या आ गया? जो शरीर की गतियों से संबंधित है, शरीर की जो भी कौशल हैं उनसे संबंधित है, जैसे कि डांस करना, व्यायाम करना, जो भी शारीरिक गतियाँ हो रही हैं वो आ गए आपके गत्यात्मक के अंतर्गत। फिर समस्या समाधान के अंतर्गत समस्याओं का समाधान करना सीखना, वो हो गया समस्या समाधान। तो नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पे आपको ना तो कुछ रटने की ज़रूरत है और ना ही याद रखने की, वो नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ये 3 प्रकार के जो नाम है वो याद रखेंगे, इसके अंदर का मैटर आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि इनके नाम में ही पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा डायग्राम दिया है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके के छोटे छोटे से जो ग्राफ हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है 6 पेज का लॉन्ग आंसर लिखा है तो आपने क्या कहते हैं, अब 4 पेज में आपने सिर्फ डायग्राम ही बड़े बड़े से बना दिए, लिखने कुछ लिखा ही नहीं है और पूरा पेज उसमें भर दिया है। तो इस तरह से ना करिएगा। आप होशियार हैं, लेकिन जो आपकी कॉपी चेक करते हैं प्रोफेसर, वो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो कभी भी अपने टीचर को, प्रोफेसर को जो है उनसे चालाकी दिखाने का प्रयास ना करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बीएड एमएड में किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं जिससे आप अच्छे परसेंटेज बना सके, एक अच्छा आंसर लिख सके, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, अगर आप वो मेथड जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिखने का बहुत अच्छा तरीका बता दूँगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख, अधिगम को जो है कुछ और भागों में बांटा गया है, जैसे कि यांत्रिक अधिगम यानी कि मैकेनिकल लर्निंग, सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग, तार्किक अधिगम, लॉजिकल लर्निंग, खोजपरक अधिगम, एक्सप्लोरेटिव लर्निंग, अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, पृच्छा अधिगम, इंक्वायरी लर्निंग, सृजनशील अधिगम, क्रिएटिव लर्निंग, सूचना संसाधन अधिगम, इंफॉर्मेशन रिसोर्स लर्निंग, इस तरह के कुछ भागों में भी बांटा गया है। ठीक है, मतलब ये उन चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि कुछ तार्किक चीज़ें सीखना तो तार्किक अधिगम हो गया, यांत्रिक चीज़ें सीखना कुछ ऐसी चीज़ें होती जिनका कोई सार्थक एक जो है एक मीनिंगफुल होता है, वो अधिगम कोई सार्थकता होती है उस अधिगम की। तो इस तरीके से जो जो भी कार्य कर रहे होते, जो भी चीज़ सीख रहे होते हैं, उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इनका नाम दे दिया गया है। ठीक है,
इसके बाद अगर शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर हम अधिगम को बांटें तो इसको अधिगम को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे कि संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, चेष्टात्मक अधिगम। ठीक है, अगर हम शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर बांटें, मैंने बताया ना कि अधिगम के कई प्रकार होते हैं, बस उनके जो आधार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे प्रकृति के आधार पर हमने किसी और प्रकार में बांटा, ठीक है, उसी तरीके से शैक्षिक आधार पर या शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर किसी और प्रकार में बांटा गया। ठीक, तो यहाँ पर इसका ये हो गया। अब संज्ञानात्मक क्या होता है? संज्ञानात्मक अधिगम संज्ञान से जुड़ा होता है। ठीक है, संज्ञान आपने पढ़ा होगा पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में। संज्ञानात्मक अधिगम का संबंध शिक्षार्थी द्वारा विभिन्न तथ्यों का ज्ञान, सूचना या बौद्धिक कौशलों का अर्जन करना होता है, संज्ञानात्मक अधिगम का मतलब। ठीक है, जैसे कि कई सारे फैक्ट्स होते हैं, उनको हमने सीखा, बहुत सारी सूचनाएं हैं, जो भी बौद्धिक कौशल है, ये सब किस में आ जाते हैं? संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आ जाते हैं। भावात्मक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? जैसे कि दृष्टिकोण, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है किसी चीज़ के प्रति, मूल्य यानी कि वैल्यूज़, भाव हो गए, संवेग हो गए, नाम से ही समझ में आ रहा है, वो सब भावात्मक अधिगम के अंतर्गत आ जाते हैं। चेष्टात्मक अधिगम में क्या होता है? जैसे जो भी भौतिक तथा गामिक नियंत्रण के द्वारा जो भी कौशल सीखते हैं, ठीक है, वो सब चेष्टात्मक में आ जाता है। ठीक, यहाँ पर ये 3 हो गए किसके आधार पर? शैक्षिक उद्देश्यों के पर्सपेक्टिव के आधार पर। ठीक है, शिक्षा के स्तर के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके क्या कहते हैं, अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आपके टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो यूपी लेवल पे हो या सेंट्रल पे हो, जैसे कि आपका यूपी टेट हो गया या फिर सी टेट हो गया, इसमें भी पूछ लिया जाता है अधिगम के कितने स्तर होते हैं, और तीनों स्तरों के नाम दिए होंगे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, और एक और कोई भी दिया होगा तो आपको उसमें से बताना होगा कौन सा नहीं है, या 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कौन सा अधिगम का स्तर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन में भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अधिगम के अगर शिक्षण के स्तर के आधार पर अधिगम के प्रकारों के बारे में बात करें तो अधिगम 3 प्रकार का होता है। स्मृति स्तर का अधिगम, ठीक है, यानी मेमोरी लेवल की जो लर्निंग होती है, फिर अवबोध अधिगम, अवबोध स्तर का अधिगम यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग, और चिंतन स्तर अधिगम यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग। ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये तीनों प्रकार क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन्हें थोड़ा शॉर्ट में इस तरीके से समझेंगे कि पहले किसी भी चीज़ को हमने याद किया, ठीक है, पढ़ा, उसको हमने याद कर लिया, उसके बाद हमने उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, अवबोध किया, उसके बाद हमने उस पर चिंतन किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। सबसे जो नीचे का लेवल क्या होगा? पहले हम किसी चीज़ को पढ़ा, यानी अपने दिमाग में आ गया, हमारी स्मृति में आ गया, मेमोरी में, फिर उसके बाद उस चीज़ को समझना यानी उसका अवबोध करना, तो ये दूसरा हो गया लेवल। ठीक है, फिर उसके भी ऊपर आएगा चिंतन, यानी जब हमने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, फिर हमने उसका चिंतन किया। ठीक, तो सबसे नीचे का लेवल कौन सा हो गया? मेमोरी यानी कि स्मृति लेवल, और उसके बाद अवबोध, और सबसे ऊपर का जो लेवल है वो क्या हो गया? चिंतन यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। ठीक है, स्मृति स्तर के अधिगम में व्यक्ति सूचनात्मक प्रकार की विषय वस्तु को बार बार दोहराकर, जैसे मैंने बताया कि अपने दिमाग में उसको जो है पहुंचाता है, यानी उसको याद करता है, या उसमें उसको स्मृति में डाल लेता है, या फिर उसको रटता है, जो भी आप कह लें। जैसे आप किसी चीज़ को याद करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कोई विचार नहीं कर रहे हैं कि उसमें कोई चिंतन कर रहे हो कि कैसा क्या, आप बस उसको याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, दोहरा रहे हैं। ठीक है, वो सब क्या आ गया? आपकी स्मृति में आ गया। अवबोध में क्या होता है? जो भी सूचनाएं हैं या जो भी तथ्य हैं उनमें उनको समझता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करता है कि ये ऐसा कैसे है, और ये 2 तथ्य हैं तो इनके बीच में ऐसा ऐसा कैसे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, जो समझने का स्तर है, वो किस में आ गया? अवबोध। ठीक है, और इस स्तर पर व्यक्ति क्या करता है? तार्किक व्यवहार तथा अनुप्रयोग करना सीखता ही हो गया। इसके बाद है चिंतन स्तर का जो अधिगम होता है, ठीक है, चिंतन करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? व्यक्ति समस्याओं का समाधान करना सीखता है। ठीक है, ये विचार युक्त होता है, यहाँ पर थॉट जो है यूज़ होते हैं, विचार यूज़ होते हैं, व्यक्ति चिंतन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 3 प्रकार हो गए। ठीक है, स्मृति बता दिया, किसी चीज़ को याद करना, दोहराना, रटना, अपनी वो हो गया स्मृति स्तर का। अंडरस्टैंडिंग हो गया, चीज़ों को समझना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना। चिंतन हो गया, जहाँ पर विचार यूज़ होते हैं, समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम बना है, अगर आप ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद गैनिक ने कुछ प्रकार बताए हैं अधिगम के, जैसे संकेत अधिगम हो गया, श्रृंखला अधिगम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, और साथ साथ जो टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं यूपी टेट सी टेट का, उसमें भी गैनिक के पूछ लिए जाते प्रकार, और मैं वो प्रकार अलग से जो एक वीडियो
वीडियो बनाऊंगी सिर्फ गहने के ही प्रकार में, क्योंकि उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गहने के प्रकार के बारे में बताऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट।